जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस और उनके प्रभाव को देखेंगे। बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो ऐसी गैसेस होते हैं जो वायुमंडल में, ठीक है, जो वायुमंडल में जो पृथ्वी से जो गर्मी जाती है, गर्मी को रोक करके पृथ्वी को गर्म बनाती है। इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन यहाँ पर कुछ ग्रीन हाउसेस कैसे ऐसे हैं जिसके कारण उसका इम्पैक्ट थोड़ा निगेटिव पड़ता है। इसमें ये पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस किस ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है। सो फर्स्ट है यहाँ पे जलवाष्प, वाटर वेपर। ये क्या होता है? प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में उपस्थित होती हैं, पृथ्वी की सतह से निकलने वाली ये ऊष्मा को परावर्तित कर देती हैं। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस यही है, सबसे अधिक मात्रा में। तो यदि परसेंटेज पूछा जाए चार ऑप्शन में, जैसे कि जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब ऑप्शन देकर के पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस तो कौन से गैस ग्रीन हाउस गैस पाए जाते हैं? तो आंसर आपका होगा जलवाष्प, वेट वाटर वेपर। ठीक है। फिर सेकेंड आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कैसे होता है? तो जीवाश्म जो ईंधन होते हैं वहां से होते हैं, वनों की कटाई से होते हैं, उद्योग से और श्वसन क्रिया से। बेसिकली सौर विकिरण के प्रति अपना एक क्या करते हैं कि पारदर्शी होते हैं, लेकिन स्थलीय विकिरण को ही अवरुद्ध करते हैं। ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मेन गैस है। ठीक है। मीथेन की बात करें यहाँ पर, तो मीथेन का मतलब उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो पशु के मल से, धान के खेत से। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धान के खेत से कौन सा गैस का उत्सर्जन होता है, किसी, ठीक है, तो वो मीथेन गैस होता है। ठीक है। कूड़ा करकट से, तेल या कोयला खनन से, गैस पाइपलाइन के लीकेज से। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ये दूसरी सबसे प्रभावशील गैस है। ठीक है। 25% जो मीथेन होता है, 25% मीथेन का प्रोडक्शन पशुओं से निकलता है। दलदली क्षेत्रों जो परमाफ्रॉस्ट होता है वहां से भी इसका उत्सर्जन होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका जो उत्सर्जन होता है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक से होता है, जीवाश्म ईंधन के दहन से होता है, औद्योगिक उत्पादन से और पशु के जो अपशिष्ट होता है वहां से होता है। 100 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 300 गुना अधिक तापीय क्षमता नाइट्रस ऑक्साइड के कारण हुआ है और कृषि इसका मेन स्रोत। जो फ्लोरिनेटेड गैसेस होते हैं, जैसे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, परफ्लोरोकार्बन्स हो गया, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड हो गया, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड हो गया, ते बेसिकली इनका उत्सर्जन देखेंगे किसमें क्या होता है। लेकिन इनका जो रोल है काफी उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता में काफी इनका रोल है। ठीक है। और काफी लंबे समय तक ये वायुमंडल में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात करें, यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो ये निकलता कहाँ से? रेफ्रिजरेंट से, अग्निशामक से और प्लास्टिक उद्योग से इनका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। ओजोन को क्षति नहीं पहुंचाते, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस का प्रभाव काफी हाई करते हैं। परफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, ये एल्यूमिनियम और सेमीकंडक्टर से इनका उत्पादन होता है और इनका तापीय क्षमता काफी अधिक होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, मैग्नीशियम और सेमीकंडक्टर से इसका प्रोडक्शन होता है और ये सबसे अधिक तापीय प्रभाव वाली गैसों में से एक है। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड की बात करें यहाँ पे, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड तो सोलर गैस और फ्लैट पैनल के निर्माण से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से 17,200 गुना अधिक के प्रभावशील होते हैं। ब्लैक कार्बन, ब्लैक कार्बन की बात करें यहाँ पर, तो ब्लैक कार्बन आपका डीजल इंजन, चूल्हे, गैस की आग और औद्योगिक दहन से उत्पन्न होता है। बेसिकली ये गैस नहीं, ये ठोस कण होते हैं जो सूर्य की किरण को अवशोषित करके टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। और इसके जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा कि यदि मान लीजिए अर्थ का टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो बर्फ और हिम जो होते हैं वो पिघलने लगते हैं। ब्राउन कार्बन, जो ब्राउन कार्बन होता है फसल के अवशेष से, जंगल की आग से, डीजल और औद्योगिक दहन से इनका प्रोडक्शन होता है। ये जो सूर्य के पराबैंगनी किरणें होते हैं उनको अवशोषित कर लेता है और जलवायु परिवर्तन में इनका बहुत बड़ा योगदान हो।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक